हाँ जी, आज का डे थोड़ा हार्ड था, समझ रहा हूँ मैं। नेगेटिव रिजल्ट देखना थोड़ा-सा डीमोटिवेट कर देता है। कोई नहीं, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड स्पेशली व्हेन यू आर परस्यूइंग सीए, जब आप सीए कर रहे हो, तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल, है ना? लॉ का पेपर हार्ड था, टैक्स का पेपर अच्छा गया बट मार्क्स बहुत कम आए, ऐसा पता नहीं कितने बच्चों के मैसेज आए। इनफैक्ट उन बच्चों से मेरी बात हुई है, जिन्होंने सीए का फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया और उनकी ये मेरे से एक क्वेश्चन था कि सर ऐसा क्यों हुआ कि हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स थे 65, हमें लग रहा था कि 60-65 के बीच में आएंगे और हमें आए हैं 42। तो कोई नहीं, देखो अब रिजल्ट हो गया है। आप चाहो आप वेरिफिकेशन में डाल देना, कुछ बदलेगा नहीं। अब हम जेन 26 की तरफ कैसे मूव करें, हमारी भलाई इसी में ही है और जितनी जल्दी मूव कर जाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट जेन 26 में लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आओ हाथ मिलाएं और जेन 26 की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। रीस्टार्ट लेते हैं सर, और मैंने आपके लिए रीस्टार्ट की एक प्रोसेस डिफाइन कर दी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही वीडियो खत्म हो, सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद जाके सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करना। भैया गलती तो पता चले कि गलती कर क्या रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, समझ तो आए। सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपीज। सेकेंड, ये समझ लो आज 3 तारीख है, यदि 5 तारीख से भी पढ़ने बैठे तो वी हैव गॉट अनदर 60 डेज। हमारे पास 60 डेज है। अब ये कैलकुलेशन से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपका बीपी बढ़ाऊं, मैं आपको टेंशन दूं। मेरे लिए ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आज बच्चों से बात करके समझी वो ये कि थियरी सब्जेक्ट जब टफ आते हैं ना तो ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब टफ आते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें पता रहता है कि स्टेप वाइज मार्किंग में बच जाएंगे, बट थियरी पेपर जब टफ आए तो समझ नहीं आता कि लिखना क्या है। आज एक नई स्ट्रेटेजी अपनाओ। अभी तक ना मार्केट में एक ट्रेंड चलता था कि लॉ और ऑडिट को उठाया और 10 दिन 15 दिन में खत्म कर दिया एट अ स्ट्रेच। इस बार मेरे कहने पे एक स्ट्रेटेजी अलग अपनाओ। लॉ और ऑडिट को ना, आपका ग्रुप 1 हो, आपका ग्रुप 2 हो, आपका बोथ ग्रुप हो, लॉ एंड ऑडिट दोनों सब्जेक्ट्स को ओवर 60 डेज पढ़ो। हर दिन 2 घंटे दो। इसको ना एट अ स्ट्रेच इन नेक्स्ट 10 डेज या 15 डेज में खत्म करने की गलती मत करो, क्योंकि वो मेरे हिसाब से तो सही अप्रोच नहीं है। जब आप रोज पढ़ोगे ना तो आपके मल्टीपल रिवीजन होंगे, आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी, चीजें ज्यादा बेटर तरीके से रिटेन होगी और आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रेस नहीं लगेगा, आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बोरियत नहीं होगी सब्जेक्ट से। तो इनको ओवर 60 डेज रोज 2 घंटे टाइम निकालो, 2 घंटे लॉ, 2 घंटे ऑडिट, 4 घंटे का आपका ये हो गया। बाकी बचे 6 घंटे टोटल। यदि हम 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी करते हैं, 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी से ज्यादा कोई नहीं बैठता, ये भी मैं आपको बता दूं। यदि आप बोल रहे हो ना कि हम 16 घंटे बैठते हैं, आपकी इफेक्टिव स्टडी 10 घंटे आती है, मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है। तो यदि हम 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो 4 घंटे इसमें चले गए, बचे 6 घंटे अब हम दूसरे सब्जेक्ट्स में अपोर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार के लिए आप एक नई मेरी स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हो, ये कि थियरी सब्जेक्ट लॉ और ऑडिट को ओवर अ पीरियड ऑफ 60 डेज पढ़ोगे। दूसरी स्ट्रेटेजी, ये भी एक नई स्ट्रेटेजी है मेरी, हो सकता है आपको मजा ना आए क्योंकि ये एबीसी एनालिसिस से बाहर जा रही है, पर ये भी अपना के देखो। आज है लेट्स से 3 नवंबर, हमारे एग्जाम्स है 5 जनवरी 6 जनवरी से। आप सपोज करो कि आप पढ़ने बैठ रहे हो 15 नवंबर से, आप ये अगले 12 दिन वेस्ट करने वाले हो, 15 नवंबर से पढ़ने बैठ रहे हो, और इस 5 नवंबर से 15 नवंबर तक के टाइम में ना, यदि आपका ग्रुप 1 है तो लॉ और टैक्स, मेजरली लॉ और टैक्स का जितना हो सके उतना, इनका सी कैटेगरी वाला पार्ट निपटा दो। यदि सेकेंड ग्रुप है तो ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इनका जो सी कैटेगरी वाला पार्ट है उसको निपटा दो। कहने का मतलब इस बार ना सी कैटेगरी से चालू करो। सर क्यों? ये तो आपने बहुत ही उल्टी बात कर दी। सब लोग कहते हैं ए कैटेगरी से स्टार्ट करो, मैं आपको रीजन बताता हूं। कहीं ना कहीं आज आपका एडवर्स रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं आपने ए और बी कैटेगरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। जब पेपर टफ आता है तो क्या टफ आता है? टफ कुछ नहीं आता, टफ सिर्फ ये होता है कि सी कैटेगरी के ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं या ए और बी कैटेगरी के टफ क्वेश्चन आते हैं, इसी को टफनेस कहते हैं, इससे बाहर कुछ टफ नहीं होता। और प्रॉब्लम ये होती है जब हम एबीसी एनालिसिस को फॉलो करते हैं ना, हमारा ध्यान होता है ए और बी में। जब तक सी कैटेगरी की बारी आती है, समय समाप्ति की घोषणा हो जाती है, एग्जाम सिर पे आ जाते हैं।
तो सी कैटेगरी कभी कभी अनटच्ड हो जाती है, कभी कभी हम छू ही नहीं पाते हैं। तो इस बार एक काम करो ना, ए और बी पड़ी हुई है और हम निपटा देंगे उनको। आप 15 नवंबर से अपने स्टडी प्लान बनाओ, 5 तारीख से 15 तारीख तक सी कैटेगरी निपटाने की कोशिश करो। टैक्स की भी छोड़ दो, सिर्फ लॉ की निपटा दो, सिर्फ लॉ की ऑडिट की निपटा दो। तो इस बार एक थोड़ा सा ये चेंज करके देखो, स्टार्ट विद सी कैटेगरी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है क्यूमुलेटिव रिवीजन का। क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, अधिकतम बच्चे पूछते हैं कि सर कितने रिवीजन करें। कुछ टीचर्स बोलते हैं 4 रिवीजन, कुछ टीचर्स बोलते हैं 3 रिवीजन। मैं सीए हूं, यदि मैं सीए हूं मतलब मैं पास कर गया हूं, और मेरे से एक रिवीजन भी मुश्किल से होता था रोते रोते। क्यों? मैं आपको मेरी टेक्निक बताता हूं। यदि मैंने आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है, तो कल जब तक मैं इस टॉपिक का रिवीजन नहीं करूंगा, कल मैं नया टॉपिक नहीं उठा पाऊंगा। ये मेरी एक इनहेरेंट लिमिटेशन थी, ये ना मेरी एक बुराई थी। पर ये बुराई अच्छाई में कब बदली, मुझे अब समझ आया जब मैं सीए में घुसा। यदि आप ये सोचोगे ना कि आज से अगले 10 दिन तक लॉ पढ़ के फर्स्ट रीडिंग निपटा देते हैं, 10 दिन बाद सेकंड रीडिंग उठाएंगे, 7 दिन के अंदर खत्म करेंगे, वाहियात आइडिया है, टाइम वेस्ट करोगे। अरे पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है, पढ़ने के लिए एक लिंक बनानी पड़ती है। कभी कभी एक बार पढ़ के एक सेंटेंस नहीं समझता, एक सेंटेंस को 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो दिमाग में घुसता है। भाई यदि आप एक बार में कर ले रहे हो ना, तो आप महान हो। आपका पिक्टोरियल जो मेमोरी है वो बहुत शार्प है, आपका विजुअल मेमोरी बहुत शार्प है। पर यदि आप मेरे जैसे बच्चे हो, ठीक है, हंसो मत यार, तो इस केस में क्यूमुलेटिव रिवीजन सबसे अच्छी चीज है। ये क्या है, आज यदि मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, कल मैं अगले टॉपिक को उठाने के पहले इसको रिवाइज करूंगा। और रिवाइज करने की भी टेक्निक है, बैठ के नहीं करूंगा, घूमते घूमते करूंगा, इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। और देख के नहीं करूंगा, बिना देखे बुक को बंद करके करूंगा। एग्जाम्पल, ये नोट्स है, नोट्स ऐसे रखे और घूमते घूमते ऐसे याद करके कि ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा करते हैं, ये 60 डेज में फॉर्म देना है, फिर क्या होता है, ठीक है ऐसा होता है। जहां याद नहीं आए वहां नोट्स को कंसीडर करो, बाकी पूरा बिना देखे। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। और यदि आपने ऐसे पढ़ दिया, मेरी गारंटी है आप आपसे अच्छा किसी का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। गो फॉर क्यूमुलेटिव रिवीजन। हो सकता है कि जब 31 दिसंबर को आप देखो तो आपका एक ही रिवीजन हो, पर आपने वो एक रिवीजन के अंदर ही इतने रिवीजन कर लिए ना कि आपके हो गए 5 रिवीजन। मैं परसों क्या करूंगा, परसों जब पढ़ने बैठूंगा तो पहले आज का रिवाइज करूंगा। कल मुझे रिवाइज करने में 10 मिनट लगे थे, परसों मुझे वही चीज रिवाइज करने में 5 मिनट लगेंगे। फिर मैं कल का रिवाइज करूंगा, फिर मैं परसों नया पढ़ूंगा। मेरी तो एक और आदत थी, मैं संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ता। संडे को मैं सिर्फ पिछले 6 दिन का रिवीजन करता हूं। संडे को मैं सिर्फ पिछले 6 दिन का रिवीजन करता हूं, बस। सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स पॉइंट से पहले ना 7 पॉइंट पढ़ाता हूं। यदि आपको पास होना है ना बच्चों, मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत में तो कोई कमी नहीं है यार, मैंने देखी है। मेरे साथ जो करीब 100-150 स्टूडेंट्स जुड़े थे सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए, और मैंने एक एक बच्चे की मेहनत देखी है। अपना जी जान जिगरा दिमाग सब कुछ लगा देता है वो। बट पास होने के लिए और रिजल्ट में सक्सेसफुल देखने के लिए आपको 3 प्लानिंग बहुत अच्छी चाहिए। पहली प्लानिंग, ये 2 महीने की, 5 नवंबर से 5 जनवरी तक। ये 2 महीने बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बेटर भी नहीं, बेस्ट यूटिलाइजेशन। ये 2 महीने हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब एग्जाम के पहले जो 1.5 डेज है ना, उसका भी बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो भी अच्छे से हो गया। उसके बाद एग्जाम के जो 3.25 घंटे है ना, 3 घंटे लिखने के, 15 मिनट पेपर पढ़ने के, उसका भी बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यदि इन तीनों में से एक में भी दिक्कत हो गई ना, तो हमें एक सेटबैक तो वहीं लग जाता है। हर बच्चे को पास होने के लिए ये तीनों चीजों का, ये तीनों टेन्योर का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना मांगता है। ये 2 महीने तो हम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा है। यदि गलत सीढ़ी पे भी चढ़ जाए ना, तो समझ आता है कि नहीं भाई अपन गलत जगह चले गए, वापस आओ। टाइम ज्यादा है, रिकवर करने मिल जाता है। बट वो 1.5 दिन में यदि सही से रिवीजन नहीं हुआ ना, तो सेटबैक वहां लगता है। तो वो 1.5 दिन के लिए क्या करना है, जब आज हम चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, जब आज हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, तो उस 1.5 दिन की भी तैयारी करते जाओ। यदि मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा है, सपोज करो मैंने आज आईटीसी पढ़ा, अब मुझे उस 1.5 दिन में आईटीसी कैसे पढ़ना है उसकी समरी आज बना लो। और यदि आईटीसी चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, तो 5, 8, 10 क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनको नोट कर लो। यदि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पार्ट ट्रिकी है, तो उन सारे एडजस्टमेंट्स को नोट कर लो। अब वो 1.5 डेज में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समरी नोट्स पढ़ने और वो एडजस्टमेंट देखना है। इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और सर ये 3 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं? 3 घंटे के लिए मॉक टेस्ट देंगे, इसकी बात करेंगे फिर।
बट 3 घंटे के लिए भी मॉक टेस्ट देना जरूरी है। जितने ज्यादा पेपर देंगे उतना हमारा रिफ्लेक्स बन जाएगा। होता है ना भाई, गाड़ी कौन कौन चलाता है? सब चलाते हैं। क्या बाइक चलानी आती है? हाँ। क्या गिरते नहीं हो? नहीं गिरते सर, रिफ्लेक्स है। बाइक पे बैठने से स्टैंड उठाना, गाड़ी चालू करना, एक्सेलरेट करना, रिफ्लेक्स बने। तो उसी तरीके से यदि मॉक टेस्ट दोगे ना तो पेपर देने के रिफ्लेक्स बन जाएंगे। आदत हो जाएगी एग्जाम हॉल में जाके बैठने की, पहले 15 मिनट पेपर देख के डिसाइड करने की कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, और फिर 3 घंटे पेपर करने की आदत हो जाएगी। प्रिपेयर करना है आपको इस 2 महीने में उस 1.5 दिन के रिवीजन समरी का। तो पहले तो इन 7 पॉइंट्स को एकदम क्लियर कर लो। चलो, अब मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि सर लास्ट टाइम पढ़ा था सितंबर में, पिछले 2 महीने से, 1.5 महीने से बुक्स को टच भी नहीं करी है। अब ना बैठते समय हाथ पैर कप रहे हैं, समझ नहीं आ रहा लिंक कैसे सेट करें, हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगा। चलो इसको मिलके लड़ते हैं। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अपनी टेबल साफ कर लो और अपनी बुक्स को अरेंज कर लो सब्जेक्ट वाइज। यदि लूज पेपर्स हैं तो उसकी फाइलिंग कर लो। देखो, डेटा जितना जितना अच्छे से मेंटेन रहेगा ना, उतना कन्वीनियंट होगा हमारे लिए डेटा को यूज करना। तो सबसे पहले आज अपनी टेबल साफ कर लो, अपनी चेयर जमा लो, एक कंफर्टेबल चेयर, एक कंफर्टेबल तकिए वकिए रख के उसको कंफर्टेबल बना लो। अपने बुक्स निकाल लो, सब्जेक्ट वाइज बुक्स के बंडल्स बना लो, जो लूज पेपर है उनकी फाइलिंग कर लो। सर ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। बेसिक बात है पर बेसिक से तो चालू करना है, तभी तो कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे। दूसरा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगले 3-4 दिन ना उन टॉपिक्स को पढ़ो जो आपके खून में है, आपके रग रग में है, जो बिल्कुल ना, मतलब जैसे ही आप उस टॉपिक का नाम भी पढ़ोगे ना आपको सब याद आ जाएगा। अगले 3-4 दिन ऐसे टॉपिक्स पढ़ो। बट सर ऊपर आपने बोला सी कैटेगरी पढ़ने का, तो सी कैटेगरी में भी तो ऐसे टॉपिक्स होंगे। सी कैटेगरी में भी ऐसे टॉपिक्स होंगे। 10 दिन सी कैटेगरी के लिए हैं। अगले 3 दिन आपको सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आप जिससे बहुत हैबिचुअल हो। क्यों? रीजन बताऊं। जब आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ोगे ना जिससे हैबिचुअल नहीं है, जिसमें आपको दिमाग दौड़ाना है, तो दिक्कत होगी। क्योंकि अभी हमारी दिमाग दौड़ाने की आदत ही तो हमें बनाना है। अभी हमें लिंक ही तो सेट करना है। तो पहले उन टॉपिक से स्टार्ट करो जो इजीली हमारे अंदर, जिसका इजीली हमारे पास कंट्रोल है। एक बार 3 दिन में आपकी लिंक सेट हो गई तो देखो इन टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन तो सबका करना है। इन टॉपिक्स का रिवीजन हो गया, लिंक सेट हो गई। अब चलते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जो हमें ट्रिकी लगते हैं, हमें टफ लगते हैं। तो स्टार्ट विथ इजी टॉपिक्स। थर्ड, स्टार्ट विथ माइक्रो गोल। गुस्से में ना रिजल्ट बेकार आया, गुस्से में ये मत करना कि मैंने आज ही 60 दिन का प्लान बना दिया कि 15 नवंबर तक ये निपटाएंगे, 25 नवंबर तक ये निपटाएंगे, 5 दिसंबर तक ये निपटाएंगे, 25 दिसंबर तक ये निपटाएंगे और 6 जनवरी को खुद निपट गए। ऐसा मत करना। अभी अपने गुस्से को शांत करो। अभी एक माइक्रो गोल बनाओ अगले 10 दिन का। 15 नवंबर तक के टारगेट को अचीव कर लो, फिर 15 नवंबर से चलेंगे 30 नवंबर। छोटे छोटे गोल बनाओ। हाँ, एक बड़ा गोल हमारे दिमाग में है कि हमें 31 दिसंबर तक पूरा कोर्स खत्म करना है। बट अभी के लिए तो छोटा गोल बना लो 15 नवंबर तक का, क्योंकि अभी हमें फिर से लिंक सेट करनी है, हमें हमारे नेगेटिव रिजल्ट से उभरना है, अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी से निकलना है। 15 नवंबर तक निकल जाएंगे, फिर हम अच्छे बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, बड़े बड़े गोल्स बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, जैसे ऊपर थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे मैंने टिक किया है ना कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, वैसे ये भी मेरी स्ट्रैटेजी है। रील से दूर रहना। सर ये आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं मार्केट में। रील्स से दूर रहना। मुझे पता है आज के समय में हमें आदत हो गई है डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करने की। यदि कंज्यूम नहीं करेंगे तो मन नहीं लगेगा। तो यदि ऐसा है तो रील से दूर रहना, उसकी जगह यूट्यूब कंज्यूम करना। वो भी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों बाद तो आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा। बट एकदम से कोई भी चीज नहीं छूटती है। कल रात में हम 4 बजे तक रील देख रहे थे। मुझे पता है कल रात में आप लोग भी 4 बजे तक रील देख रहे थे, और मुझे ये भी पता है आपको कौन सी रील आ रही थी। ठीक है, तो एकदम आदत छूटेगी नहीं, बट रील्स को अब एकदम जीरो कर देना, और मैं आपको बताता हूं क्यों। रील्स में ना नीचे टाइम नहीं होता। जब टाइम नहीं होता ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। एक रील होती है 15 सेकंड से 60 सेकंड्स की। एक रील खत्म हुई, अंगूठा को ऊपर किया, सेकंड रील आ गई। अब टाइम नहीं है ना तो हमें समझ नहीं आ रहा कितना टाइम बहा दिया हमने। यूट्यूब में पता है क्या होता है, यदि मैं किसी की, मान लो मैं वाइन देख रहा हूं, कोई भी भुवन बाम की कोई वाइन देख रहा हूं, हर्ष बेनीवाल की कोई शॉर्ट फिल्म देख रहा हूं, ठीक है, समय रैना या गौरव कपूर, किसी भी कॉमेडियन का कोई कॉमेडी शो देख रहा हूं, वहां पे ना टाइम है कि ये पर्टिकुलर व्लॉग, ये पर्टिकुलर शॉर्ट फिल्म, ये पर्टिकुलर स्टैंड अप कॉमेडी 13 मिनट्स की है, 15 मिनट्स की है। तो मेरे दिमाग में ना एक समय का कांटा घूम रहा है कि मेरे 13 मिनट या 15 मिनट में आग लगने वाली है।
जैसे ही वो वीडियो खत्म होगी ना, सेकंड वीडियो पे क्लिक करने के पहले अंदर से एक गिल्ट होगा कि तूने ऑलरेडी 15 मिनट जला दिए। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। तुम सेकंड वीडियो भी देख लोगे, थर्ड वीडियो तक तो पक्का गिल्ट में चले जाओगे, तीसरे वीडियो पे क्लिक करने की हिम्मत नहीं करोगे और फिर पूरा दिन यूट्यूब नहीं देखोगे। तो तुमने दिन में कितने देर दिए? 20 मिनट, 25 मिनट। उससे क्या अच्छा हुआ? तुम्हारा दिन भर बच गया। बट तुमने अभी 10 रील देखी, फिर 20 मिनट बाद फोन उठाओगे, फिर 25 रील देखोगे, फिर रेस्ट लोगे कि भैया बहुत देर पढ़ लिया, रेस्ट लिया, फिर 1 घंटे रील देखोगे। रील को ना बिल्कुल खत्म कर दो। रील की जगह यूट्यूब को कंज्यूम करना स्टार्ट करो और थोड़े दिनों में इस जब हैबिचुअल हो जाओ पढ़ाई से, माइंड वापस लगने लगे, तो फिर से यूट्यूब को भी हटा देना। तो आपको टोन कैसे सेट करनी है? 3-4 दिन ईज़ी चीज़ें पढ़नी है, माइक्रो गोल बनाने हैं अगले 10 दिन के लिए और रील्स को छोड़ के यूट्यूब को कंज्यूम करना है थोड़े दिन बाद वो भी नहीं करना। अब आखिरी में एक लास्ट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए लाया हूं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये अनाउंस करने के पहले। मेरा सीए इंटर जीएसटी चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड बैच आ चुका है। आपको www.onecommerce.in आपको नीचे दिख रहा होगा, यहां पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है? आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको ये वेबसाइट डालनी है और आपको वहां पे चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड बैच मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मतलब पर्टिकुलरली प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कॉम्पोजिशन, टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी। हाँ, अभी 3 चैप्टर्स अपडेटेड हैं। नेक्स्ट 1 वीक में, अभी 2-3 दिन में प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा और उसके बाद 3-4 दिन में आईटीसी आ जाएगा। तो नेक्स्ट 1 वीक में ये 2 चैप्टर्स आ जाएंगे और उसके बाद एग्जाम्शन, आरसीएम। बेसिकली 20 नवंबर तक मेरा टारगेट है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डालने का और तब तक वैसे ही आपका डायरेक्ट टैक्स चलेगा, साथ में लॉ चलेगा एज डिस्कस्ड। प्राइस मैंने बहुत रीजनेबल रखने की कोशिश करी है, 199 रुपीज पर चैप्टर। आप जानते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है मेरी तरफ से और भले मैं आप एग्जाम ओरिएंटेड लिख रहा हूं, बट आप जब लेक्चर देखोगे ना, आप देखना मैंने पूरा जी जान लगा दिया है। मेरे अंदर जितना ज्ञान था और जितना मेरे लिए पॉसिबल था इंटर लेवल पे मैं दे सकूं, मैंने उस पूरे ज्ञान को समराइज करके बहुत फनी एग्जांपल्स क्रिएट किए हैं, एग्जांपल्स की कॉमेडी सीरीज क्रिएट करी है और उन एग्जांपल्स के थ्रू आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग भी है। साथ में आपको मिलेंगे हैंड रिटन कॉन्सेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ। और क्वेश्चन बैंक में स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। तो थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपने कभी भी मेरा कोई भी रिवीजन वीडियो देखा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप जाके एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में एक और बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मुझे हेल्प होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना। मैं आप लोग जो बोलते हैं मैं वो चीज आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता हूं। अब आप लोगों को भी मेरा थोड़ा सा साथ देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि आपको लगता है कि सर इस चीज पे, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जीएसटी का प्रायोरिटी लिस्ट जो जनवरी 26 के लिए आपको काम आएगी, वो आपको अगले 4 से 5 दिन में मिल जाएगी और दी बेस्ट प्रायोरिटी लिस्ट होगी, जहां मैंने चैप्टर्स को तो अरेंज किया ही है पास्ट ईयर पेपर के हिसाब से, मैंने टॉपिक्स को भी निकाला है। और साथ ही जीएसटी में हम आगे, एक तो ये चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो गया, इसके अलावा हम आगे क्या करने वाले हैं इसका भी प्लानिंग अगले 3 से 4 दिन में आप लोगों तक पहुंच जाएगी। जब तक आप लॉ पढ़ना चालू करिए, लॉ को रोज 2 से 3 घंटा दीजिए और साथ में इनकम टैक्स को चालू करिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, आप सब लोगों से विदा लेता हूं। अब हम मिलेंगे एक बार फिर अगले किसी मुद्दे पे, अगले किसी टॉपिक पे। थैंक यू।